अब यहां से समझिए, यहां मेन कहानी शुरू होता है। संविधान वालों ने नागरिकता का कानून वही बनाया था जो उस समय विभाजन हो रहा था उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन उन्होंने संसद को अधिकार दिया था कि भाई अब आप अच्छे से सोच समझ के बनाइएगा। तो संसद ने पहला नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता देने लेने का विस्तृत जानकारी क्या मूल संविधान ओरिजिनल संविधान में था? नहीं। पहली बार अधिनियम कब आया? 1955 में। अब 1955 के बाद ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप कोई भी चीज़ परफेक्ट बना सकते। दुनिया का कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें हमेशा सुधार की जरूरत रहती है। तो जो 1955 में बनाया गया था उसमें कुछ कमियां थी जिसे 1986 में सुधारा गया। तो क्वेश्चन कहेगा नागरिकता में पहली बार सुधार कब हुआ था? तो 1986 में। लेकिन नागरिकता का कानून पहली बार कब आया था? तो 1955 में, जो पहला अधिनियम आया था। लेकिन सुधार पहली बार 86 में, फिर 92 में सुधार हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, थोड़ा मोड़ा सुधार 2015 में भी हुआ था, और 2019 में तो एनआरसी वाला चीज आया, बड़ा लंबा चौड़ा है, उसको तो विस्तृत समझेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो आपको 5 विधियों से नागरिकता देता है। कहेगा संविधान में कितने प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं? तो 5 टाइप का। किस अधिनियम के तहत? 55 के तहत। अब हम उन 5 को समझते हैं। सबसे पहला होता है जन्म के आधार पर। यह बड़ा फालतू कानून बनाया गया था, एकदम रियल बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे इस कानून को बना दिया गया, फालतू कानून। जन्म के आधार पर कहा गया कि कोनो भारत में आके जन्म ले लेगा ना तो भारत का नागरिक हो जाएगा। ससुरा पाकिस्तानी सब इसका मिसयूज करने लगा। सब 8-8 गो पत्नी रखा सब, और क्या करता था, सबको लोड कर देता था सब, अब भारत में छोड़ देता था सब। वो सब आके यहाँ डिलीवरी हो जाता था उन सबको। अब हमारा कानून है कि भारत में जन्म लेगा किसी का भी बच्चा वो भारत का नागरिक होगा। और ससुरा बड़ा होकर आतंकवादी बन जाता था, धाए 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 बम चलाता था। अब कहे से कि रे ससुरा ही तो बड़ी दिक्कत हो गया। भारत सरकार की नींद खुली, सोचिए कितना साल बाद, 55 में ये कानून बनाया है, और 31 साल बाद 86 में समझ में आया कि भाई साहब गलती हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर। आप ही बताइए गलत कानून था कि नहीं? भारत में जन्म, सोचो कोनो प्रेग्नेंट औरत इंग्लैंड से आई, ताजमहल देखने आई, ओहो ताजमहल है, तब तो पता चला 1 हफ्ता में लड़का हो गया उसका आगरा में, अब वो इंग्लैंड का नहीं भारत का नागरिक होगा। तो भाई इसमें पहले था कि किसी को भी दे दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपनी गलतियों को समझी और धीरे धीरे ही सुधार आता है। हम लोग एक गुलाम थे, आज़ादी मिला तो क्या चाहते हैं, एक के बार आप आइंस्टीन बन जाइएगा। तो 1986 में हम लोगों ने एक नियम बना दिया। नियम ये बनाया कि जो बच्चा जन्म ले रहा है ना भारत में, उसकी माता या पिता में से कोई ना कोई एक कम से कम भारतीय रहना चाहिए, तभी हम उसको देंगे नागरिकता। नहीं तो अच्छा हुआ, मिसयूज थोड़ा कम हुआ इससे। इसके बाद इसमें एक और सुधार किया गया 2003 में कहा गया कि देखिए माता पिता में से कोई एक नागरिक होनी चाहिए, लेकिन दोनों की नागरिकता वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। मतलब धोखे से नागरिकता नहीं अर्जित करिए। कैसे? ध्यान से समझिए। पाकिस्तानी कैसे मिसयूज करने लगे सब। भारत की कोई महिला है, ठीक है, कश्मीर उश्मीर की कोई महिला, अब पाकिस्तान का कोई लड़का है, वो आया घूमने के बहाने, झूठे पहले से सब कुछ पहले से प्लानिंग चलती थी, घूमने के बहाने आया 6 महीना का वैलिडिटी लेके कि हम स्टूडेंट हैं, पढ़ने आ रहे हैं या घूमने आ रहे हैं, यहाँ भारत की किसी महिला से शादी कर लिया, और उससे जो बच्चा जन्म लिया, अब वो बचवा क्या हो गया? भारत का नागरिक, क्योंकि भाई उसकी माता तो भारतीय थी, वो तो पाकिस्तान से आया था। तब 2003 में ये और गलती को साबित कर दिया गया कि भाई अगर कोई विदेशी इनवैलिड तरीके से है ना, तब नहीं लेंगे। अभी 2003 में कहा गया है कि वह बच्चा जो भारत में जन्म ले रहा है, उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो। ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट बन के आए थे या बाप बन गए, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। तो शुरुआती बहुत वाहियात कानून था, धीरे धीरे हम लोगों ने सुधार कर लिया, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा प्रकार समझते हैं नागरिकता लेने की, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या है? हम सबको किस आधार पर नागरिकता मिली है? जरा सोचिए तो, वंश के आधार पर ही तो मिला है। हमको नागरिकता कैसे मिले? मेरे पिताजी भारतीय थे, मेरे पिताजी को नागरिकता कैसे मिले? उनके पिताजी नागरिक थे। तो हमें लगता है कि 99% जो यूथ है, मतलब जो यंग एज के जितने लोग हैं, लोग जो आज़ादी की लड़ाई नहीं देखे हैं, मतलब अभी है, उन सबको वंश के आधार पर ही नागरिकता मिली होगी। लेकिन इसमें भी एक चीज़ देखिए, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताते हैं। एगो करीना कपूर, उसका शादी हुआ सैफ अली खान से, उसका लड़का हुआ इंग्लैंड जाके। तो ये बताइए, तो भारत में तो हुआ नहीं, लेकिन उसका वंशज जो है सैफ अली खान और कटरीना की करीना जो भी है, तो उसका है, तो वंशज तो भारत का ही है, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। क्या आप कहिएगा कि इंग्लैंड का ले लो? नहीं लेंगे ना, वहाँ पे नागरिकता उसे मिलेगी। अब देखिए ध्यान से, इसमें गलती क्या किया गया था। जब ये नियम बना था ना, तो कहा गया था कि जो बच्चा विदेश में जन्म ले रहा है ना,
या भारत में जन्म ले रहा है उसका बाप भारतीय होना चाहिए, पिता भारतीय होना चाहिए। लेकिन भाई साहब इसमें गलती है। संविधान कहता है कि लड़की लड़का में कोई भेदभाव नहीं, यानी माता पिता में कोई भेदभाव नहीं। जबकि ओरिजिनली जब ये 1955 में कहा गया था तो उसमें कहा गया कि वंश जब गिना जाएगा ना तो बाप के आधार पर वंश गिना जाएगा। ये कानून जरा सोचिए तो, ये सानिया मिर्जा पे तो लगेगा ही नहीं। सानिया मिर्जा आज भी भारत की नागरिकता ली हुई है, अब पता नहीं पाकिस्तान की तो नहीं ना ली है, भारत की नागरिकता है। और उसका जो मर्द है, क्या नाम है उसका, क्या जाने कौन चीज़, शोएब मलिक, हाँ शोएब मलिक, शोएब मलिक तो पाकिस्तान का है। अब आप बताइए क्या सानिया मिर्जा के लड़का को वंश की नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि संविधान वंश बाप से मानता है, महिला से नहीं। लेकिन भाई महिलाओं ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जो हम आदमी ना है, हम इंसान ना है, हमारा लड़का ना है का। और रियल में ही माँ तो ही अपने कोख में पालती है। तो 1992 में संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि देखिए भाई वंश की जो गिनती होगी ना वो माता पिता दोनों के आधार पर हो जाएगी। तो अभी वर्तमान समय में सानिया मिर्जा का लड़का जो है, अगर वो चाहे जब वो 18 साल का होगा तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो पाकिस्तान की नागरिकता लेगा कि भारत का। क्योंकि अगर वो भारत की नागरिकता लेनी चाहती है तो अब वंश की गणना पिता के आधार पर नहीं, अब माता पिता दोनों के आधार पर होता है। तो अब सानिया मिर्जा के लड़का को नागरिकता मिल जाएगी। और हम लोग को तो मिला है वंश के आधार पर, हम लोग तो भारत में जन्म लिए हम लोग। अब तीसरी विधि समझते हैं, आई होप आप ये दोनों विधि समझ गए होंगे। तीसरी विधि को हम कहते हैं बाई रजिस्ट्रेशन, इसको डिसेंट कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम बाई बर्थ, बाई डिसेंट, और इसे कहते हैं बाई रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, फॉर्म भर के नागरिकता ले लीजिए। तो फॉर्म भर के काहे नागरिकता लेंगे? तो मान लीजिए आप भारत में नौकरी करने आए, विदेश के थे, अमेरिका के कहीं के थे, भारत में नौकरी करने आए, आपको भारत बहुत जचने लगा, आप कहें कि हम यहीं रह जाते हैं, तो आप फॉर्म भर लीजिए। तो फॉर्म भरने तभी फॉर्म भर सकते हैं जब आप कम से कम 7 साल यहाँ रह गए हैं। इन्हें कि आए 2 महीना घूम लिए, ओह ताजमहल बहुत बढ़िया है, रह जाओ, नागरिकता मिल गया, बम मार दो कहीं हो जाके, ये सब नहीं होगा। यहाँ पर आप कम से कम 7 साल रहना चाहिए। या मान लीजिए आप भारत में आए, भारतीय किसी लड़की से आपने विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद आप 7 साल यहाँ रह गए और 7 साल रहने के बाद अब आप एलिजिबल हो गए। 7 साल से पहले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जब 7 साल रह गए हैं, यहाँ नौकरी कर लिए या यहाँ किसी से शादी कर लिए, 7 साल हो गया, तब आप पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर लेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय में मिलेगा, लगा दीजिएगा, का मन करेगा नागरिकता देगा चाहे नहीं देगा। ये नहीं कि 7 साल हो गया तो नागरिकता ले लो, तो जब पूरा आतंकवादी यहीं घुस जाएगा सर 7 साल रह के। 7 साल रहने में क्या जाता है, 7 साल ट्रेनिंग लेगा, सब गली मोहल्ला देखेगा, सब किधर से किधर भागेंगे। जैसे कहा जाता है कि IAS बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, ग्रेजुएशन हो जाएगा तो कह दीजिएगा सरकार हमारा बना दीजिए IAS, ग्रेजुएशन तो हो ही गया। ये कोई मतलब है? वो तो एलिजिबिलिटी है, उसके ऊपर अब सरकार की मर्जी है, देगा कि नहीं देगा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा। यहाँ लड़का गलती क्या कर देता है, यहाँ 5 साल मार देता है। पहले ये नियम 5 साल था और उससे भी पहले ये नियम जब 1955 में था ना तो ये केवल 6 महीने थे। तो धीरे धीरे इसको सुधार किया गया क्योंकि मिसयूज ना हो। आप समझ रहे हैं? अब आप ये बताइए ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लेटेस्ट वाला ना पूछेगा कि पूछेगा 1955 में कौन सी था, ऐसा थोड़ी पूछता है। तो अभी याद रखेंगे 7 साल है। तो 3 प्रकार की नागरिकता आप समझ गए। अब चौथा प्रकार की नागरिकता समझते हैं, अब कैसे लीजिएगा। उसे कहते हैं देशीकरण। देशीकरण को हम लोग कहते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यदि आप भारत में आए हैं, ना ही यहाँ नौकरी कर रहे हैं और ना ही यहाँ किसी से शादी किए हैं, लेकिन भारत में आए हैं और भारत आपको बहुत अच्छा जच गया और आप यहाँ बोली जाने वाली 22 भाषाएं जो अनुसूची 8 में है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा अगर आप जान गए हैं तो आपको नागरिकता मिल सकती है। तो इसमें कुछ शर्तें हैं, कम से कम आपको 10 साल रहना पड़ेगा और कोई भारतीय भाषा में से किसी एक भाषा को आपको जानना चाहिए और आपका कला या विज्ञान में एक अच्छी रुचि होनी चाहिए। आप साइंटिस्ट टाइप के रहने चाहिए तो आप आके मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पाकिस्तानी गायकार हैं, क्या नाम है, अदनान सामी। अदनान सामी 10 साल से भारत में हैं, उनसे ज़्यादा हैं, भारतीय भाषा भी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अच्छे गायकार हैं वो और कला में उनका योगदान है, विज्ञान में तो है नहीं। और ऐसे अभी तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई देश विरोधी गतिविधियों में नहीं लगे हैं, तो भारत सरकार ने उन्हें नागरिकता दे दिया। तो ऐसे लोग जो भारत, तो ये तो अच्छा बात है भाई, विदेश से जितने कलाकार हैं आ जाओ, क्रिकेट खेलने वाले आ जाओ, वैज्ञानिक सब आ जाओ, सबको दे देते हैं देशीकरण द्वारा। तो इसमें 10 साल दिया जाता है टाइमिंग। देशीकरण आपको एकदम
देश में ढलने के लिए कम से कम 10 साल तो रहना ही पड़ेगा, तभी आपको इस देश से प्रेम हो सकता है। आप ही सोचिए ना, एक 10 साल से छोटा लड़का को कहिएगा ना तुम हिंदुस्तानी हो, तो उसको बेहतरीन ढंग से समझे में नहीं आता कि जो इंडियन में और दूसरे देश में क्या अंतर आता है, वो भले भावनाओं में बोल सकता है। तो 10 साल होना चाहिए देशीकरण के लिए, ये समझ गया। पांचवा तरीका जो आपको नागरिकता लेने का है वो बड़ा सिंपल है, अर्जित भूमि के आधार पर। जैसे मान लिया कि हम लोगों ने कल पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान के लोगों को कहेंगे ना कि भाई तुम भारत के नागरिक हो जाओ, भाई पाकिस्तान वाले बुरा नहीं मानेंगे। अब मानिए कि क्या कर लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल देखिए, सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं था, वो हम आपको पिछले पॉलिटी के क्लास में बता दिए थे, फर्स्ट क्लास में। सिक्किम को 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो भाई आपके वहाँ के लोगों को भी तो आप नागरिकता देंगे ना। पहले भी तो यही होता था ना, कोई राजा मान लीजिए मगध का राजा उठा और कब्जा कर लिया दूसरे राज्य पर, अगल बगल के राज्य पर, मान लीजिए कि किसी दूसरे वज्जी पर कब्जा कर लिया इधर उधर, तो वहाँ के राजा वहाँ के लोगों को नागरिकता दे देता था। तो ये तो सिंपल है कि अगर कोई अर्जित भूमि कर लिए हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। एग्जाम्पल में सिक्किम। तो आपसे कहेगा नागरिकता संबंधी अधिनियम जो 1955 में आया था, कितने विधि से नागरिकता देता था? 5। एकदम घोर के पी जाइएगा, 5। लेकिन इसमें 3 ऐसी भी विधियां थी जिससे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। पहला था त्याग करके। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए, यानी सटल तो इनने से गई ला, दूसरे को सटे तो इधर से चल गए, तो त्याग कर दिया जाएगा। बर्खास्त कर दिया जाए। कैसे बर्खास्त किया जाएगा भाई साहब आपको? तो भाई आप पता चला आपने लड़ाई हुआ है इंडिया में चाइना में, और आप मार चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद पूछ के ही रख देगा आदमी, बर्खास्त कर दिया जाएगा आपकी नागरिकता। मान लीजिए आप पागल हो गए, एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गए, कोई राष्ट्रपति आ रहा है, मान लीजिए व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं दिल्ली में, आप ओके देख मुँह पे थूक दीजिए, ले थू। भाई पुतिन कहेगा ना कि भारत का नागरिक हमारे ऊपर थूक दिया, ऐसा नहीं ना होता। भारत सरकार नागरिकता खत्म कर देगी, पागल है, उसे सिर्फ भगा को पागल है, इसको बस जिंदा रहने दो, बाकी इसके बाद का कोई बुराई ये कहीं का नहीं है, ना ये हिंदुस्तानी है ना पाकिस्तानी है, ये पागल है। तो उल्टा सीधा काम करेंगे, सनक वनक जाएंगे ना, तो आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाए। वंचित कर देना, आपकी नागरिकता वंचित कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप भारत में आए थे और 7 साल रहबे नहीं किए थे, झूठे दिखा दिए कि हम 7 साल से हमको दे दीजिए पंजीकरण द्वारा, या मान लीजिए 2 साल हैं, आप कह रहे हैं कि 10 साल से हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए हैं, देशीकरण से ले लिए, बाद में पता चलेगा ना तो सरकार आपको वंचित कर देगी कि भला इसको फर्जी है यहाँ पे। या फिर आप भारत के नागरिक हैं कि विदेश में जाकर 7 साल बस गए कहीं उधर कंटिन्यू, तो भी यहाँ से वंचित कर दिया जाएगा। तो 5 विधियाँ हैं आपको नागरिकता देने की, और 3 विधियाँ हैं आपकी नागरिकता छीन के लतिया देने की। किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म हो जाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसे हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, नहीं। उसे 2-3 अधिकार छीने जाएंगे, एक वोट डालने का, एक चुनाव लड़ने का, यानी ये दोनों को हम राजनीतिक अधिकार करते हैं, ये छीन लिया जाएगा। और कुछ कानूनी अधिकार है, जैसे बड़े बड़े पोस्ट पर जज नहीं हो सकता है, पुलिस में नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकते। बाकी आप भारत में रहिए, कमाइए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड नहीं बनेगा आपका। आप जो क्वेश्चन फटाफट पूछते हैं उसको देखिए। भारत में नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन की तरह भारत से नागरिकता ले ली गई। हमारे संविधान का 85% से ज़्यादा हिस्सा विदेश से ही आया है, 15% को बनाए हैं हम लोग 3 साल में। तो ये हो गया ब्रिटेन से। हमारे पास किस प्रकार की नागरिकता है? तो हमारे पास जो है एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब है आपके पास केवल हिंदुस्तान की नागरिकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी राज्य में रहते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई राजस्थान में रहता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई हम राजस्थान के भी नागरिक हैं, भारत के भी नागरिक हैं। वो ये कहेगा कि हम राजस्थान के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं। जैसे बिहार में है तो बिहार का निवासी या आवासी है और भारत के नागरिक हैं। आप कभी बनाएंगे यूपी की नागरिकता दे दीजिए, फाड़ के फेंक देगा। भारत में दोहरी नागरिकता थी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता थी, भारत की भी थी, लेकिन अब वो खत्म हो गया और हम लोग के लिए अच्छा है, पढ़ाने में आराम है। अब भाई पूरे भारत में एकहरी नागरिकता काम खत्म, एक ही नागरिकता ले सकते हैं। अब कुछ लड़कों को कंफ्यूजन होती है, एकहरी नागरिकता का मतलब एक के देश की नागरिकता, आप हिंदुस्तान और चाइना दोनों का नहीं रख सकते। भाई साहब, इसका मतलब नहीं होता एकहरी नागरिकता। ऐसा तो कहेंगे तो पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि आप 2 देशों की नागरिकता एक साथ रख सकते हैं। अभी थोड़ा सा विवाद हो गया था ना अक्षय कुमार के इशू को लेकर, थोड़ा बहुत कि वो मतलब कनाडा वाला इशू नॉर्मल था, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो देखिए ये अब यहाँ आगे समझते हैं कि अधिनियम कब आया था। तो 1955 में ये अधिनियम आया था। पहला संशोधन 1986 में, फिर 92 में, फिर 2003 में, फिर 5 में, फिर 15 में, फिर 2019 में। तो ये कई बार पहला हुआ। अब प्राप्ति की विधि कितनी प्रकार से ले सकते हैं? 5 तरह से। खो सकते हैं 3 प्रकार से। कौन मंत्रालय कानून बनाएगा? तो गृह मंत्रालय। ये नागरिकता की जो चीज़ें हैं ये आप समझ गए होंगे। अब कुछ ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना चाहिए। जैसे NRI कौन है? NRI अकाउंट भी होता है ना NRI। फिर
PIO कौन है, फिर OCI कौन रहते हैं, फिर CAA क्या है, NRC क्या है और NPR क्या चीज़ है, NPR। अब ये चीज़ को हम एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे नागरिकता का पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा कि NRC समझाने में मुद्दा लग जाएगा। ये NRC लोगों को लगता है आज का मुद्दा है। NRC का बात जो है ना वो एक्चुअली 12वीं सदी से, यानी आज से 800 साल पहले से ही NRC का जो नींव था वो रख दिया गया था। आज से 800 साल पहले, यानी जब उस समय गुलाम वंश का शासन चल रहा था। अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आपको लगता है 2019 का है, तो फिर आप